नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं। कवर करने के लिए हम डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, जो आपकी फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच बीच में मैं आपको ज़रूरी जानकारियाँ भी दूंगा। ठीक है, कि आप पीडीएफ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और किसी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी हो तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। आई नो द बॉय, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे करना है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन विद एग्जांपल हमने ग्रामर पूरी कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियोस को डाल दिए हैं। ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखें। फिलहाल इसके आंसर की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले जब हम एक्टिव से पैसिव करें तो हम देखते हैं सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर द बॉय है, नो यहाँ पर मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट है आई। तो जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, जिस टेंस का सेंटेंस होता है उसके आगे वाले टेंस की हम जनरली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया गया है, आई नो द बॉय, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आई वी दे यू में से एक हो तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है। इसके आगे वाले टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो होती है इज, एम और आर, इनमें से किसी एक का। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हो जाएगा द बॉय। अब द बॉय सिंगुलर है तो इसके साथ में आएगा इज, द बॉय इज, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन। बाय मी होना चाहिए, लेकिन ये जो नॉन है ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके चलती है, तो नॉन टू मी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं इसका आंसर, द बॉय इज नॉन टू मी। इसी प्रकार के बहुत से वीडियोस जो डिस्प्यूट टाइप के रहते हैं या एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इस प्रकार के वीडियोस यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करें और प्लेलिस्ट में अपने टॉपिक को सर्च करें और अच्छे से तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग एट। नो सुनर देन का प्रयोग करना है, तो नो सुनर के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ एग्जाम्पल वाले वीडियोस मैंने डाले हैं, ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जनरली वाक्य में एज सुन एज दिया हुआ रहता है और जहाँ पर एज सुन एज दिया रहता है वहाँ पर हम नो सुनर लगा देते हैं, और एज सुन एज नहीं भी दिया गया है तो वाक्य की शुरुआत में हमें नो सुनर लगाना है। ठीक है, और नो सुनर के जस्ट बाद में वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है और दोनों वाक्यों के बीच में टी एच एन देन जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सुनर। ठीक है, अब वर्ब कौन सी है, गेट है, गेट में एस लगा हुआ है, मीन्स सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है, तो नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब डज। ठीक है, अब ये गेट में से एस हट जाएगा तो क्या, गेट्स में से तो क्या हो जाएगा, गेट। नो सुनर डज गेट, माफ़ कीजिएगा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। वाक्य की शुरुआत में लिखेंगे नो सुनर, नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, फिर सब्जेक्ट ही गेट सैलरी, दोनों वाक्यों के बीच में टी एच एन, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ठीक है दोस्तों, और भी वीडियोस यदि आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेन फॉर 2 आवर्स, सप्लाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो ये कह रहा है कि ब्रैकेट में जो वर्ब लिखी हुई है इसकी सही फॉर्म लिखना है। तो इस सेंटेंस को जैसे हमने पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर, एफ ओ आर। अब ये फॉर क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। अब उसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो लगती है हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है दोस्तों, हैज़ बीन और हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है, रेन है तो रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, इट हैज़ बीन
रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, ये फॉर यहाँ पर कीवर्ड है और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेक इंट्रोगेटिव आई डिड इट, इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या रहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 101% पूछे ही जाते हैं। किस प्रकार के सेंटेंस? जिनमें ऑलरेडी डू डिड या डज दिया गया हो और उसको इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव करना हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें डू डिड या डज ऑलरेडी दिया गया हो और उसको इंट्रोगेटिव करना हो, तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट रूल बता देता हूँ। मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। देखिए सेंटेंस में पहले ही यदि डू डिड या डज दिया जाए तो जो दिया गया है, जैसे डिड दिया गया है तो इसको आप आगे रख दें और इसके स्थान पर रख दें आप डू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चाहे भले ही यहाँ डू दिया जाए, डिड दिया जाए या डज दिया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे डिड दिया गया है तो शुरुआत में हम लिख देंगे डिड, फिर आई ऐसा का ऐसा ही, और इसके स्थान पर आपको लिखना है हमेशा डू और फिर इट और क्वेश्चन मार्क। तो आपका आंसर सही रहेगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए इसी रूल के आधार पर जैसे दिया गया है सी डज इट, अब इसको हमें यदि इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या करेंगे? जो दिया गया है इसको हम आगे रख देंगे, जैसे डज फिर सी ऐसा कैसा ही, और इसके स्थान पर हमें रखना है डू इट और क्वेश्चन मार्क। तो ये आंसर आपका सही रहेगा। इंट्रोगेटिव के लिए ये रूल है यदि वाक्य में डू डिड या डज ऑलरेडी दिया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राम सेज इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है सी इज प्लेइंग, इसको हमें इसका नरेशन चेंज करना है, मीन्स इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राम सेज, अब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगेगा और पूरा वाक्य ऐसा कैसे आएगा? सी इज प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा मैं बता देता हूँ। इसका रूल रहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सिर्फ इतना परिवर्तन होता है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगता है। ठीक है दोस्तों, नरेशन भी हमने पूरा कंप्लीट करवाया है। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे दिया गया है आई यूज्ड टू व्हेन आई वाज 10, सिंग सेंग या सिंगिंग। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ कि जब भी टू के बाद में रिक्त स्थान आए, टू के बाद में रिक्त स्थान आए और ऑप्शन में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो आपको लगाना है। जैसे सिंग सेंग और सिंगिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? सिंग है। ये ध्यान रखना है आपको। जब भी टू के बाद में रिक्त स्थान आता है और ऑप्शन में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो आपको वो ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर सही रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना इसी प्रकार का। इसमें क्या लिखा हुआ है? आई वॉज यूज्ड टू क्रिकेट व्हेन आई वॉज 10। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर हमने किया है, वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है देखते हैं। इसमें भी टू के बाद में रिक्त स्थान है और इसमें भी टू के बाद में रिक्त स्थान है। तो ध्यान देना, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद में है वाज। तो फिर एक मैं नया रूल आपको बताता हूँ कि यदि टू के बाद में रिक्त स्थान आता है और ऑप्शन में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो आपको वो लगाना है। किस कंडीशन में? सब्जेक्ट के बाद में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है और वो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज या फिर वर हो तो। ध्यान से सुनना, मैं एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ। टू के बाद में यदि रिक्त स्थान आता है तो आपको ऑप्शन में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो वही लगाना है, लेकिन यदि सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर या वाज वर्ड दिया जाता है और फिर टू के बाद में रिक्त स्थान है और ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो वो लगाना है। ध्यान रखना है बात, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए एक जानकारी ज़रूर मैं आपको दूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हमारे इन वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से कराए जा रहे हैं ये सारे आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में अपने टॉपिक को सर्च करें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आई एम अ गुड बॉय,
क्वेश्चन टेक करना है। तो क्वेश्चन टेक क्या होता है? क्वेश्चन टेक में जो सेंटेंस रहता है उस सेंटेंस के लास्ट में हम अल्पविराम लगा के हेल्पिंग वर्ब की नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म लिख के सब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है। अब इस एम की हमें नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? जैसे इज रहता है तो इज का हम कर देते हैं इजंट। जैसे डिड है तो डिड का हम कर देते हैं डिडंट। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर एम है तो एम की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मीन्स नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है आरंट आई। ये डिफरेंट टाइप की है, इसीलिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऐसा पूरा का पूरा आपको लिखना है आई एम अ गुड बॉय, फिर अल्पविराम लगाना है और यहाँ पर लिखना है आरंट आई और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन टेक का भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है और जिसमें एग्जाम्पल, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, सारे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल है, यहाँ पर FAIL, शुड वुड मे, कठोर परिश्रम करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो शुड और वुड या मे इनमें से क्या आएगा? तो मैं आपको एक कीवर्ड बता देता हूँ कि सेंटेंस में यदि LEST लिस्ट दिखाई देता है और ऑप्शन में यदि शुड दिया जाए तो आपको वही लगाना है। इन दोनों का जोड़ा रहता है लिस्ट शुड का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वुड यू लाइक स्वीट्स सम और एनी। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा क्योंकि एनी का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य में भी होता है जिसमें आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे क्या आप मिठाई खाना पसंद करेंगे? देखा जाए तो ये प्रश्नवाचक है, लेकिन ये असल में रिक्वेस्ट है कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मिठाई खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सम का प्रयोग होगा। ऑफर वाला सेंटेंस भी इसको बोलते हैं, तो ऑफर वाला या रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस रहता है उसमें सम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें सही जोड़ियाँ हैं। कॉलम अ को कॉलम ब से जोड़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया स्लम्बर, स्लम्बर का अर्थ होता है नींद, है ना। स्लीप मतलब सोना। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का अर्थ होता है गंभीर, है ना। तो इसका जो होगा सीरियस एंड रियल, वास्तविक और थोड़ा सा सीरियस व्यक्ति। डेस्टिन्ड, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है डिसाइडेड बाय फेट, मतलब भाग्य से संबंधित। और बिवोएक, इसका अर्थ होता है टेम्परेरी कैंप। ठीक है, मतलब जो अल्प समय के लिए कैंप लगाया जाता है, टेंट वगैरह लगाते हैं हम, उसको बिवोएक बोलते हैं। अगला है स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का अर्थ होता है संघर्ष, स्ट्रगल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा स्ट्रगल। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार से हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो, क्वेश्चन बैंक के वीडियो, ग्रामर के वीडियो, राइटिंग स्किल जैसे एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट, कंपोजिशन, है ना, लेटर, एप्लीकेशन, सारे वीडियोस यदि आपको देखना है तो राइटिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो या हेल्प चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ना है, PDF चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9589661967। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच once again for watching. Please share my videos with your friends, relatives and classmates. Thank you once again.